हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल अवसर वाला पर। और आज मैं लेकर के आया हूँ यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट की और यूपी लेखपाल का आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी की क्लास। तो किसकी क्लास पढ़ेंगे आज हम लोग? सामान्य हिंदी। हमारी सामान्य हिंदी की अगर देखेंगे तो ये 5वीं क्लास है। ठीक है, पहली इंट्रोडक्शन की क्लास थी, 3 हमने आपकी ली थी भाषा और लिपि पर, और तो हो गई 4। और आज जो क्लास होगी वो होगी किस पे? हमारी वर्णमाला पर, जो कि वर्णमाला की हमारी कैसी क्लास होगी? पहली क्लास। ठीक है, तो अभी तक जो हमने आपको बताया वो थ्योरेटिकल नॉलेज था पूर्णतया। ठीक है, अभी तक हमने कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनवाया। ये लाइट थोड़ी साइड से करो, आंखों में लग रही है। ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, कुछ आपको प्रदान करेंगे, आपकी परिभाषाएं जो होती हैं। ठीक है, 1 मिनट, लाइट लग रही है आंखों में यार, क्या कर रहा हूँ? लाइट आंखों में लग रही है, इसको जरा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, आप लोग नोट कीजिएगा। वर्णमाला, ठीक है, ठीक है। तो वर्णमाला की परिभाषा आप लोग लिखिए। वर्णों, ब्रैकेट में लिखो, लिपि चिन्हों, वर्णों लिपि चिन्हों ब्रैकेट क्लोज के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है? वर्णों ब्रैकेट में लिख लो कहीं कहीं, क्योंकि अब लिपि चिन्ह लिख के देने लगा इसलिए हमने लिख दिया है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ने पिछली क्लास पे जो छोड़ा था वो था स्वर और व्यंजन पे, हम वही पे पूछ रहे हैं। ये जो कुछ आपकी जो छूटी है परिभाषा वो बोल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध शब्द, ठीक है, जैसे हमने बोला है कि व्यवस्थित, ठीक है, तो कहीं कहीं व्यवस्थित की जगह बोल देता है क्रमबद्ध, वर्णों और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। ठीक है, तो या तो व्यवस्थित आना चाहिए या क्रमबद्ध आना चाहिए। यहां पर क्रमबद्ध समूह, ठीक है, या व्यवस्थित क्रम हो या क्रमबद्ध समूह, उसकी जगह लिख सकते हो। आपका इन दोनों में से कोई शब्द, क्योंकि हम क्रमबद्ध पढ़ते हैं, अगर ये शब्द आपका रहेगा तभी पता चलेगा कि हम क्रम से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्णमाला की परिभाषा। उसके बाद लिख लो वर्ण की। किसकी? वर्ण के बारे में आपको पूर्णतया बता चुके हैं। ठीक है, हम पूर्णतया बता चुके हैं, लेकिन एक परिभाषा आप लिख लो, भाषा की वह इकाई, क्या? भाषा की वह इकाई जिसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, हमने इतना लिख दिया, इसका मतलब नहीं आप भी यहीं पर रुक जाएं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि टुकड़ों में तोड़ना क्या होता है, जैसे हम एक बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिखा क्या? शाम। अगर शाम को हम टुकड़ों में तोड़ें तो कैसे तोड़ोगे? रुक जाओ, पहले हम तोड़ेंगे इसको ऐसे, सा प्लस मा। ठीक है, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या हम इसको अब टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? यहां से लिखते तो हमारा ब्लैक बोर्ड में जगह ही बनी रहेगी। शाम को हमने तोड़ा कैसे? शाम, तोड़ दिया। इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कैसे?
ये और प्लस ये, ठीक है। इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, ये बन गया। माँ को तोड़ो तो ये प्लस ये। लेकिन क्या इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब यही क्या हो गया हमारे, ये हम आपको बताया था कैसे नहीं तोड़ सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वर्ण, ये क्या थे आपके शब्द, सॉरी अक्षर, ठीक है। और ये क्या था शब्द। वर्ण, अक्षर और शब्द। जब वर्ण में व्यंजन का युग्म, जब व्यंजन में स्वर का युग्म हो जाता है तो आपका क्या बनता है अक्षर, और अक्षरों को जोड़कर क्या बनता है आपका शब्द, ठीक है। देखो अब बात करते हैं अक्षर की। क्या अक्षर की? तो कई किताबों में अक्षर की अलग अलग परिभाषा दी हुई है, ठीक है। कोई कहता है कि अक्षर वो है जिसको एक सांस या आघात में बोला जा सकता है, लेकिन हमें वहाँ ये नहीं समझ में आता है कि एक आघात में बोलने का मतलब क्या है। ओके, वहाँ ये समझ में नहीं आता है कि एक आघात में बोलने का मतलब या एक आघात में उच्चारण का क्या मतलब है। और अगर गलती से ये बात समझ में भी आ गई तो आप लोगों को लगता होगा कि एक प्रश्न आता है फिर आपके दिमाग में, ये जो स्वर है हमारे कौन कौन से, आ, ई, उ, ठीक है, ए, ये जो 13 स्वर थे, ठीक है। तो क्या हम इनको एक सांस में नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनके साथ तो स्वर और व्यंजन का युग्म नहीं होता है, बोलते तो इनको भी एक आघात में है। तो क्या फिर ये हमारे अक्षर हैं? ऐसा पॉसिबल है भाई? ये जो स्वर अपने आप उच्चारित हो जाते हैं तो क्या ये अक्षर कहलाएंगे? तो ये समस्या आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने। इसलिए हम आपको वो परिभाषा नहीं दे रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करे। तो अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब अब आप लिखिए, जब किसी स्वर के साथ व्यंजन आ जाता है, जब किसी स्वर के साथ व्यंजन आ जाता है तो स्वर और व्यंजन का यह युग्म या आ जाता है तो स्वर और व्यंजन का यह युग्म अक्षर कहलाता है। तो यह युग्म अक्षर कहलाता है। तो अब आपको अक्षर की परिभाषा बाकायदा समझ में आएगी। जहां स्वर और व्यंजन का युग्म होगा, जहां स्वर और व्यंजन का युग्म होगा वहीं पर ही अक्षर कहलाएगा। जैसे इसका ये वर्ड था, ठीक है। अगर हम लिखें, तोड़ लेते इसको, स धन आ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा व्यंजन, ये हो गया स्वर। तो इसका जो युग्म है वही हमारा क्या कहलाएगा? अक्षर। या दूसरा ये देख लो, माँ और आ, तो ये क्या कहलाएगा? एक ये और एक ये, यही दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? अक्षर। जब तक स्वर और व्यंजन का युग्म नहीं होगा तब तक हम उसको क्या नहीं कहेंगे? अक्षर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन इनकी हमने क्या परिभाषा आपको नहीं लिखाई थी, इसलिए हमने इसको आज बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं और आगे इसके, ठीक है। अब इसी लाइन में एक लाइन और ऐड कर लो, इस वाली लाइन में, वर्ण वाली लाइन में, ठीक है। वर्ण वाली लाइन में एक लाइन और ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको। जगह हो तो कर लो, या नीचे इसी में कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वर्ण, क्योंकि ये क्वेश्चन आते उसी तरीके से लिखा रहा है, ठीक है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है तथा ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। ये लाइन, और एक पॉइंट नहीं लिखते आप, पॉइंट वाइज, पहला
दूसरा, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। अब आते हैं हम वर्ण के और नीचे। तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी, वर्ण को हमारे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण को हमारे कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण हमारे दो भागों में बांटे गए हैं। पिछली क्लास में हमने इसका प्रैक्टिकल करके समझाया था, ठीक है। ये जो हमारी पीछे क्लास थी इसको हमने प्रैक्टिकल करके समझाया था कि कैसे दो भागों में बांटा गया और ये सब क्या था, इनका सबका हमने प्रैक्टिकली बाकायदा आपको समझाया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्वर की, किसकी, स्वर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं नंबर 1 और हेडिंग है आपकी स्वर, ठीक है। तो स्वर के बारे में हमने समझाया था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, क्या, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, ठीक है। लिखो, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, स्वरों की कुल संख्या, लिखो, इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या, ठीक है। अब लगाओ ब्रैकेट, क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगा के, इनकी, रुक जाओ ऐसे नहीं, ठीक है, यहां से लिखो, इनकी कुल संख्या यहां पे लिखो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। कुल संख्या 13, कुल संख्या कितनी है, 13। इसी का आगे स्मॉल ब्रैकेट में 11 + 2, ठीक है, 11 + 2। और अगर पूछा है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, देखो अभी हम इसको बता रहे हैं, ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, 11, स्वरों की संख्या 11, या इसी को बोला जाता है स्वरों की संख्या क्या बोलते हैं, मूलतः कितने स्वर हैं, मूलतः स्वरों की संख्या 11, या मूलतः की जगह मूल, मूल या मूलतः स्वरों की संख्या। देखो ये हमने ब्रैकेट में क्या लिखवाया, क्यों लिखवाया है, इसलिए इनकी संख्या यहां पे लिख के लिखना, ठीक है, इनकी संख्या। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्वरों की कुल संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा कितना, 13। अगर केवल पूछ दे कि स्वरों की संख्या कितनी है, या मूल स्वरों की संख्या कितनी है, और या मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, 11। ठीक, कई जगह कई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़, क्योंकि हो सकता है मैं पढ़ाऊं, अगला कोई बंदा आपसे मिल जाए, वो किसी दूसरे टीचर से पढ़ के आया हो, वो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा कर दे, तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं है सर ने हमें ये बात बताई नहीं, मतलब गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कई जगह आपको देखो 11 इसलिए बोले गए जो हमारा अंग और आहा है, अंग इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, और जो अह होता है इसको बोलते हैं क्या, विसर्ग। इनको मूल स्वर्ग नहीं माना गया है, ठीक है। क्यों नहीं माना गया है अभी हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अब कई जगह कई टीचर बताते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या, ठीक है। क्या पूछा है, तीसरा पॉइंट लिख लो, मात्रा के आधार पर, अगर स्वरों की संख्या, देखो दो यहां पे पॉइंट बनेंगे, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कुल आती है 10। क्यों, क्योंकि कई लोगों ने आ बोलते, आ में कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि आ की अपनी स्वयं की कोई मात्रा नहीं होता है, ये जो इस व्यंजन के नीचे लगता है केवल उसके हलंत हटाने का काम करता है, हल हटाने का काम करता है, तो आ की मात्रा नहीं मानी गई है। तो किसकी किसकी मानी गई है, आ से लेकर के आह तक की, बल्कि आह तक तो दो हमने लिए नहीं है, अंग ए ऐ ओ औ,
अ तक की, ठीक है। ये 10 मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या मानी गई है। कहीं कहीं मात्रा के आधार पर स्वर भी बताए गए हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के बताए गए हैं। कितने? 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक लघु स्वर, इसी को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर। दूसरा गुरु या दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर अगर ये पूछा जाए स्वर कितने प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर और गुरु या दीर्घ स्वर, ठीक है। 2 ये बताया गया है। अब बात करेंगे आगे हम स्वर की मात्रा पर। किस पे बात करेंगे? स्वरों की मात्रा पर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में मैं आपको बाकायदा समझा चुका था, प्रैक्टिकल करके ही बताया था कि टुकड़े कैसे नहीं हो सकते हैं, क्या कैसे नहीं हो सकता, हर चीज़ आपको बाकायदा समझाई थी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको अभी समझ में ना आई हो, ठीक है। ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, मैं क्लासों में बताता रहूँगा आपके कमेंट देख के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा, अभी तक क्या पढ़ा आपने? स्वर पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा, स्वर आपने बाकायदा पढ़ा। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है? स्वर का वास्तविक रूप। पहले हम लिख देते हैं आपके आ इ ई उ ए आई उ औ अं आ, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए। इसके बाद ए के बाद एक वर्ड और आता है री। क्या आता है? री, ठीक। कई जगह ऐसे क्या आता है? री, ठीक है। ये 13 स्वर बताए गए हैं, ठीक है। आ की मात्रा नहीं होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 की मात्रा बताई गई है। मात्रा के आधार पर स्वर 10 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 जो बताए गए हैं, तो 13 ये हो गए हमारे पूरे सारे मिला के 13 हो जाते हैं। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं यहीं पे, री को ऊपर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। री और ओ औ, ठीक। ये हो गए हमारे स्वर। तो अब स्वर की मात्रा, अच्छा एक बार सब लोग इसका एक बार उच्चारण करके देखो कैसे पढ़ोगे, क्योंकि कुछ बहुत लोग आ ई वो एक ही लय में बोलते चले जाते हैं। जब हम आ बोलेंगे, ठीक है, एक ही बहुत ही झटके में बोलना, बस आई आवाज और खत्म, आ, ठीक है। तो देखो एक चीज देखना, जब आप आ वर्ड बोल रहे हैं, ये हो गए आपके दांत, तो आपकी जो जीभ की स्थिति होगी वो पहले इस तरीके से होगी, फिर जब आ बोलेंगे तो जो मध्य में जो आपकी जिह्वा है वो क्या होती है? मध्य में फैलती है। यहाँ पे क्या होगी? फैलेगी जीभ। बोलो आ, पीछे की तरफ खींचेगी और बोलेगी आपकी आ, ठीक है। तो ये हो गया आ। और जब आप ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आ। अब बोलते आ, तो आ की आवाज क्या होती है आपकी? यहाँ कंठ से निकलती, जहाँ जीभ आपकी खत्म होती है, यहाँ से कंठ से निकलती है आ, ठीक है, ये यहाँ से निकलती है।
ठीक है। उसके बाद ई, ई, उ, ए। देखो ये ए होता है और ये क्या होता है, आए, ए, आए, ठीक है। बहुत लोगों ने बचपन में, बहुत लोग क्या, सभी ने लगभग बचपन में पढ़ा इसको, क्या, छोटा ए और बड़ा ए, पढ़ा है। तो ये चीज याद के बाद मत बोलना, क्योंकि सभी यहाँ पर बड़े ही हैं, कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सब लोग पढ़ते, ये हम लोगों के बचपन के लिए होता है, ठीक है, बचपन में सिखाने के लिए। तो ये होता है छोटा और ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, ये होता है ए, ये क्या होता है, आए, ठीक है। उसके बाद री। अब जो आप कहेंगे री का उच्चारण कैसे होता है, री का उच्चारण कैसे होता है, तो री का उच्चारण कैसे होगा, टा बोलो आप पहले, सबसे पहले बोलो टा। इसका होता है मूर्धा से उच्चारण। कहां से होता है, मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है, हम बता रहे हैं क्या होता है मूर्धा, ठीक है। इसका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से। तो टा बोलो, और टा में देखो आपकी जीभ कहां टकरा रही है, ट, दांत के ऊपर जो यहाँ पे तालू वाला क्षेत्र है वहां पे टकराती है ट, ठीक है। वही जहां जीभ टकराई उसी को बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा से बोलना है, और बोलना क्या है, ये बोलो, बस जगह चेंज करनी। री बोलोगे दांतों में टकराई, तो उसको री को जीभ मूर्धा पे रख के बोलो, री, री, ठीक है। तो आपकी यही री निकलेगी, ठीक है, ये हो गई री। फिर उसके बाद ओ, आओ, अंग। देखो अंग में क्या करना है, अंग की यहां से निकलेगी आवाज, नाक तक आएगी, मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अंग, पूरा अंग नहीं होता है, बोल दो अंग, ठीक है। स्वरों का उच्चारण बहुत ढंग से सीखना है, अंग नहीं होता है, अंग गा मुंह में आ जाता है, ठीक है। तो कहां तक रखना है, गले से निकला नाक पे खत्म, अंग, 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 ठीक है। उसके बाद आहा नहीं करना है, आहा, ठीक है, आह, आह नहीं, आ, ठीक है। चलो ये हो गए। अब हम पढ़ रहे थे क्या, स्वर की मात्रा। अब बात आते हैं कि स्वरों की मात्रा का हमें क्यों पढ़ी भाई। स्वर की, जब हम स्वर पढ़ लिए, स्वर के पास हमारा वास्तविक रूप है, तो स्वरों की मात्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे व्यंजनों को क्या चाहिए था, उच्चारण। और वो किसकी मदद से होगा, स्वर की मदद से। व्यंजनों का उच्चारण किसकी मदद से होता है, स्वर की मदद से होगा। और स्वर की सहायता, अब स्वर अगर अपने वास्तविक रूप में ही लगता तो अक्षर क्या हो जाता हमारा, और बड़ा हो जाता, शब्द बड़ा हो जाता, अक्षर भी बड़ा हो जाता, ठीक है। आज जैसे हमें शाम लिखना होता तो हम ऐसे ही लिखना शुरू कर देते, हम अगर इनकी मात्राएं ना लेते, ठीक है। अगर हम इनको वास्तविक रूप में लिखते और ऐसे ही बोलते, जैसे बोले शाम, तो क्या हो रहा, हमारा शब्द बहुत बड़ा होता जा रहा था। तो इन्हीं शब्दों को और वर्णों को छोटा करने के लिए हमें स्वर की मात्रा की आवश्यकता पड़ी। सॉरी, क्या हुआ, इन्हीं शब्दों को और अक्षरों को छोटा रखने के लिए हमें व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा लगाने की आवश्यकता पड़ी, और स्वर्ण की मात्रा लगाकर हमने इसे अक्षर बना दिया। इसीलिए हमारी देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। हमने क्या किया, व्यंजन में स्वरों की मात्रा लगा करके उसे अक्षर बनाया, और जो फिर उससे अक्षरों से जो शब्द बना वो हमारी बन गई जाके एक लिपिबद्ध तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारी देवनागरी लिपि है इसीलिए केवल और केवल अक्षरात्मक कहलाती है। तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को, इसकी परिभाषा लिखिए अब आप लोग, लिखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के, लाओ अच्छा हम लिखते रहें वरना तुम लोग तो का मन मन में गाली देते हो। लिखो, व्यंजनों के, लिखते रहो लगातार, विभिन्न प्रकार के, लिखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के, लिखा भैया, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अगर ऐसे स्लो स्लो लिखोगे तो हमें थोड़ा लगेगा, ठीक है। तो लिखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, उच्चारणों को
लिखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर, स्वर अपने मूल रूप में ना आकर मात्रा के रूप में, या जिस रूप में, मात्रा पढ़ा रहे ना, जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा कहते हैं। देखो यहां पर आपके स्वर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहां अगर आपसे कहूं कि आपको इनको उच्चारण आता है तो सबको आता है, ठीक है। अब हम इनके जब इसे किसी व्यंजन के साथ लिखते हैं तो यह व्यंजन के नीचे आने वाले हल को हटा देता है, ठीक है, और अपनी मात्रा देता है, ठीक है। अब पहली बात क्या है, पहला हमारा स्वर क्या है? आ। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ को हम जब किसी स्वर के साथ लिखते हैं, किसी व्यंजन के साथ लिखते हैं तो यह क्या करता है, इसकी जो हल होता है इसको हटा देता है। तो ये किस रूप में आएगा व्यंजन के साथ? इस रूप में। उसके हल को हटा देता है तो व्यंजन के साथ किस रूप में आएगा? इस रूप में, ठीक है। और अब इसकी मात्रा, आ की मात्रा एक खड़ी पाई के रूप में होती है और इसका रूप क्या होता है, यह व्यंजन के साथ इस रूप में आती है, ठीक है। ई की मात्रा क्या होती है? कुछ इस तरीके से होती है और यह व्यंजन के साथ इस तरह के रूप में आती है। इसकी मात्रा किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है और यह व्यंजन के साथ इस रूप में आती है, ठीक है। ऊ की मात्रा क्या होती है? इस तरीके से आती है और यह व्यंजन के साथ इस रूप में आती है। इसकी मात्रा इस तरह होती है और यह व्यंजन के साथ इस तरीके से आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसके ऊपर एक मात्रा लगती है और यह व्यंजन के साथ इस रूप में आती है, ठीक है। इसकी मात्रा करें तो इसमें दो मात्रा होती है। ए की मात्रा की बात करें तो यह व्यंजन के साथ इस रूप में आती है। रे की मात्रा की बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है और यह व्यंजन के साथ इस तरीके से आती है, ठीक है, इस रूप में आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो इस तरीके से आती है और यह व्यंजन के साथ किस रूप में आएगी? को, इस रूप में आएगी, ठीक है। इसकी मात्रा की बात करें तो यह व्यंजन के साथ इस तरीके से आती है और इसका जो व्यंजन के साथ रूप होगा वो होगा इस तरीके से, कौ। इसकी अनुस्वार की मात्रा की बात करें तो इस तरीके से आती है या कहीं कहीं इस तरीके से भी आती है, ठीक है, इस तरीके से भी आती है। और जो हमारे हिंदी वर्णमाला में यूज होती है वो हमारी ये वाली यूज होती है। ये कहाँ यूज होती है? हिंदी में, और ये संस्कृत में, ठीक है। तो हिंदी में हम अगर इसकी बात करें तो ये इसकी मात्रा कुछ इस तरीके से होती है और किस तरीके से आती है? स्वर के साथ, व्यंजन के साथ इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसकी मात्रा की बात करें, इसकी मात्रा आती है इस तरीके से और इसका व्यंजन के साथ रूप क्या बनता है? इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी मात्राएं, लिख लिया आपने। अब देखो एक बात और आपको बताते हैं कि इस री को स्वर नहीं मानते हैं। इस री को स्वर नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है भाई? अगर इसको स्वर नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना? कई जगह ऐसा लिखा है कि इसको स्वर नहीं माना जाता। अब क्यों नहीं माना जाता है? अगर आप लोग पूरे स्वरों का, सभी स्वरों का दीर्घ उच्चारण करें,
दीर्घ उच्चारण मतलब देर तक उच्चारित करें। आ को अगर देर तक उच्चारित करें तो वो लास्ट तक क्या आ ही निकलेगा। बड़ा का आ तो वो भी क्या निकलेगा, आ ही निकलेगा। ई का बोले तो ई ई ऊ, मतलब जितने भी स्वर हैं हमारे सभी का अगर हम दीर्घ उच्चारण करें तो ये अपने उसी रूप में निकलते हैं जिस रूप में निकलते हैं। बट अगर हम इसका री का उच्चारण करते हैं तो री का उच्चारण जब दीर्घ स्वर में जाते हैं तो ये बदल कर लास्ट में ई निकलने लगता है। री क्या निकला, ई। तो इसीलिए इसका उच्चारण लास्ट में क्या हो जाता है, ई। इसका उच्चारण लास्ट में ई हो जाने के कारण इसको हम बहुत जगह स्वर नहीं माना गया है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग कुछ पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़े। वैसे आप सभी लोगों को पता है लेकिन लिखा देता हूं, आगे काम आते हैं। ठीक है, लिख लो, जरूरी है थोड़ा। जितना ज़्यादा लिखवा लो तो चीज़ें याद भी ज़्यादा रहती है, आपके रिवीजन में रहती है। पहला पॉइंट नोट करो, पहला पॉइंट नोट करो, ये मात्रा, ठीक है, सॉरी, ये मात्रा, ये मात्रा, ये मात्रा, ठीक है। लिखो, बड़ा आ मतलब आ, ई और ओ और औ, ठीक है, लिखा। की और यहां पे एक और बचा ये की मात्राएं वर्ण के पीछे लगती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, राधा, ठीक है, सोनम, राम, ठीक है, औरत, ठीक है, रीति। देखो आपकी ये मात्रा आ गई, ये मात्रा आ गई, ओ की बची, ओ भी आ गया, ए भी आ गया, आहा, अतः आदि, ठीक है। ये मात्राएं सारी पीछे लगती हैं वर्ण के। सेकंड पॉइंट, ई की मात्रा, वैसे कायदे में तो हमने लिख दिया की मात्रा, यहां लिखे तो यहां पे यही वर्ण लिखने चाहिए थे, ठीक है, ये लिख लेना, आ, ई, ओ, औ और आहा की मात्राएं वर्ण के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा, ई की मात्रा वर्ण के आगे लगती है। कहाँ लगती है, आगे लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नियति, निधि, ठीक है, नियति और निधि, ठीक है, जिसका, ये सब पीछे लगती हैं। थर्ड पॉइंट आपका है, थर्ड पॉइंट नोट करिए, ये आपने नोट कर लिया ना, थर्ड पॉइंट नोट करिए, उ, उ और री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती हैं, वर्ण के नीचे लगती हैं। जैसे कुसुम, कृषि,
लूट। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4। ए, ऐ और अनुस्वार अंग की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है। ये पॉइंट वैसे आप सबको पता है, लेकिन समझाना जरूरी है। जैसे रेत, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रेत, ऐ की मात्रा की बात करें, पैर, इसकी बात करें अनुस्वार की, आंख, चांद, ठीक है, आदि। ठीक, मैं अब जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट देखो, कोई बताता नहीं आपको, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हमारी देवनागरी लिपि में मात्राएं किस दिशा में लगती हैं, देखो पीछे भी लग गई, आगे भी लग गई, ध्यान देना, पीछे भी, ये वर्ण है, कोई वर्ण हमने यहां ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल, पीछे भी लग गई, ठीक है, आगे भी लग गई, नीचे भी लग गई और ऊपर भी लग गई। तो किस दिशा में लगती हैं? चारों दिशाओं में लगती हैं। तो हमारी देवनागरी लिपि में मात्राएं किस दिशा में लगती हैं? तो वर्ण में चारों दिशाओं में मात्रा लगती है। तो हमारा 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में मात्राएं वर्ण के चारों दिशाओं में लगाई जा सकती हैं। ठीक है, लगती हैं लिखो, लगाई जा सकती हैं लिखोगे तो पता चलेगी ऊ की मात्रा तुमने आगे लगाए में लगती हैं, क्योंकि महान होते हैं कुछ लोग ना, तो अगर लिख दो लगाई जा सकती, पता चला बड़े ऊ की मात्रा, अरे सर ने कहा था चारों सम लग सकती हैं, तो हमने लिखा लूट, तो हम ऐसे लिखेंगे लूट। सर ने बोला चारों दिशाओं में लगा सकते हैं, लूट लिख दिया हमने। सर ने बोला था लिखो औरत, तो हम ऐसे लिखेंगे साला, सर ने बोला था ना कि चारों दिशाओं में लग सकती हैं, हम ऐसे लिखेंगे औरत, आगे लगा दी हमने ओ की मात्रा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये सब नहीं करना, इसीलिए मैंने लिख दिया कि चारों दिशाओं में लगती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये 6वां, समझना भी है इसको एग्जाम्पल। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, मात्रा के रूप में नहीं आता है। तो लिखो, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो स्वर अपने वास्तविक रूप में आएगा, वास्तविक रूप में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जैसे एग्जाम्पल बता दे, जैसे अगर नाम शुरू हो जाए अमन, तो एग्जाम्पल लिखो अमन, या औरत बोलोगे, औरत ऐसे नहीं लिख दोगे, औरत। ठीक है, ये नहीं कि मात्रा लगा दी स्वर की और लिख दिया औरत, तो वहां क्या होगा, अपने वास्तविक रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, 7वां पॉइंट लिखो। जब किसी व्यंजन के साथ, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ लगातार 2 या 2 से अधिक स्वर आते हैं। लिखो, जब किसी शब्द में, ये समझाना पड़ेगा थोड़ा, व्यंजन के साथ लगातार
दो या दो से अधिक, आप उस भाषा में लिखना, मैथ मत यूज करना, 2 या 2 से अधिक स्वर आते हैं, ठीक है। आगे देखो, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ लगातार 2 या 2 से अधिक स्वर आते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, लिखो पहला स्वर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मात्रा रूप में, तथा अंतिम या अगला या दूसरा, अंतिम या दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। अंतिम या दूसरे के बाद जो भी होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो किस में आएगा? वास्तविक रूप में आएगा, ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं अभी आपको। चलो इसका एग्जाम्पल देखें। तो हमने क्या बताया, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ 2 या 2 से अधिक स्वर लगातार आ जाएं तो पहला जो स्वर होगा वो मात्रा के रूप में और उसके बाद वाला किसके रूप में? अपने वास्तविक रूप में आएगा। तो हम आपको एक वर्ड लिखते हैं, लिखो शुरुआत। ऐसे तो आपको लगेगा कि सर शुरुआत है, लेकिन इसको तोड़ो पहले, ठीक है। सा उ रा उ, ठीक है, आ प्लस ता धन आ। देखो ये इसको क्या दे रहा है? रूप दे रहा है। ये इसको क्या दे रहा है? रूप दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये हम सब हटाए दे रहे हैं। यहाँ पर 2 स्वर लगातार हो गए, 2 स्वर लगातार हो गए। तो यही कहा गया, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ लगातार 2 या 2 से अधिक स्वर आ जाएं तो पहला वाला मात्रा के रूप में और दूसरा और अंतिम वास्तविक रूप में आता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड और लिखिए, गुंजाइश। गुंजाइश लिखो, ध्यान देना, लिखो क्या लिखना है? गुंजाइश। क्या लिखोगे? गु सॉरी इसको तोड़ो, गा उ आंग, यहाँ पे नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। रुको, इसको हटाओ, बताते हैं, इसको हम बताते हैं, ठीक है। पहले देखो गुजारिश, ये सही है क्योंकि 2 उसको रूप देखो। हाँ, अगर आप बोल दो सर गुजारिश है, ठीक है। अब इसमें कई लोग कहेंगे सर 2 लगातार आए, लेकिन देखना, ध्यान देना, इस तरीके से लगातार भी नहीं होगा। गा उ जा आ रा, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? आ और ई लगातार आए हैं, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो ध्यान देना, तो देखिए वहां पे तो आपको लगा कि 2 लगातार आ गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कहीं लगातार आया? नहीं आया। तो हमेशा आपको देखने के लिए तोड़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ ली हमने क्या? स्वर के मात्रा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके लिए आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, लेकिन कल की क्लास से हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो कल से थोड़ा और ये सारा सब कुछ एक बार रिवीजन करके आइएगा कल की क्लास से, और
एकदम रेडी होके आइएगा, क्योंकि अब जितना भी सिलेबस रहेगा एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से भी बन रहे थे प्रश्न, हमने बताया था आपको, ऐसा नहीं यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी बहुत कुछ आता है, लेकिन अब जो सीधे सीधे डायरेक्ट पूछा जाएगा वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय करिए, क्लास को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बच्चों के साथ शेयर भी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।